डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियाँ। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। मेरे बड़े भैया जो अब तक उठे नहीं थे। 8 बजे का वक्त हो चुका था। मैंने अपने बड़े भैया को उठाया। वो सबसे पहले उठा करते थे और 7 बजे उठकर नहाकर 8 बजे तक दुकान खोल लिया करते थे। हमारी मिठाई की दुकान है जिसे मेरे बड़े भैया ही चलाते हैं। मैं तो उसमें कम ही बैठता हूँ क्योंकि दोस्तों के साथ घूमना फिरना मुझे पसंद है। मैं छोटा हूँ ना, इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करता हूँ। लेकिन पिछले कुछ समय से मेरे बड़े भैया दुकान को देर से खोलते हैं और इसका कारण यह है कि रात के वक्त वो बाहर गए होते हैं। 1-2 बार मैंने पूछने की कोशिश की क्योंकि पिछले 15 दिनों से वो ऐसा ही करते आ रहे थे। मैंने पूछा, भैया रात के वक्त आप कहाँ पर जाते हैं? मेरे बड़े भैया ने कहा था, देखो मुझे ज़रूरी काम है, अब पूछना मत। मुझे लग रहा था कि बड़े भैया अपनी एक दोस्त से मिलने के लिए जाते होंगे। पास के गांव में मुखिया की बेटी, सब कहते हैं मेरे बड़े भैया मुखिया की बेटी से मिलकर आते हैं, लेकिन इससे पहले रात के वक्त कभी मिलकर नहीं आया करते थे। मुझे लगने लगा था बात आगे बढ़ चुकी है। लेकिन जब मेरे बड़े भैया वापस आते तो वो सोते नहीं। रात के 12-1 बजे जब मेरी नींद खुलती, मैं उनकी खुली हुई आंखें देखता। वो रो रहे होते, कभी कभी वो डरे हुए होते। लेकिन जब मैं उनसे सवाल पूछता वो कह देते, तुम सो जाओ, सारी परेशानियां जल्द ही खत्म होने वाली हैं। इसका वो जवाब कभी नहीं दिया करते थे। आखिर वो रात को कहाँ पर जा रहे हैं? मुझे लगा करता कि वो अपनी उस दोस्त से मिलने के लिए जाते होंगे। लेकिन जब हमें वो बुरी खबर मिली थी, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई थी। हमारे घर पर सुबह 7 बजे भीड़ लग गई जब पास के गांव से कुछ लोग हमें यह बताने के लिए आए कि बड़े भैया की लाश उस गांव में मिली है। पुलिस वाले पहुंच चुके हैं और ये बात मुझे अपनी माँ को बतानी थी। मेरी ज़बान कांपने लगी थी, मेरी टांगें कांपने लगी थी। कैसे बताता अपनी माँ को, कैसे बताता अपने पिता को, लेकिन बताना तो था। मेरी माँ तो बेहोश हो गई। मेरे पिता मेरे साथ उस गांव में गए थे, लेकिन ये वो गांव तो था ही नहीं जहां मेरे भैया अपनी उस दोस्त से मिलने के लिए आते थे। यहां एक बड़े घर के पास मेरे बड़े भाई की लाश मिली थी। पुलिस वाले कह रहे हैं कि उन्हें दिल का दौरा पड़ा है, लेकिन यहां उन्होंने क्या देख लिया जिससे वो इतना ज़्यादा डर गए। अब मुझे अपने बड़े भाई की बहुत याद आ रही थी। उनकी लाश के सामने रो रो कर मेरा भी बुरा हाल हो चुका था। मेरे पिता भी रो रो कर बेहोश होने की कगार पर पहुंच चुके थे। मेरी माँ भी इतने में वहां पर पहुंच गई और मैं अपनी माँ को आगे जाने देना नहीं चाहता था। इस हालत में बड़े भैया को देखकर कहीं मेरी माँ को सदमा ना लग जाए। लेकिन मेरी माँ हिम्मत वाली थी। घर में रो रो कर यहाँ पर पहुंची थी और हिम्मत करके बड़े भैया के चेहरे को देखा। शाम के वक्त मेरे बड़े भैया का अंतिम संस्कार किया गया। शरीर पर किसी भी तरह का कोई घाव नहीं था, लेकिन आंखें ऐसे खुली हुई थीं जैसे किसी चीज़ को देखकर वो बहुत ज़्यादा डर चुके हों। हमें यही बताया गया यहाँ वो रात के वक्त कभी कभी देखे जाते थे। ये बात सुनकर मुझे इस पर शक होने लगा। बड़े भैया इस गांव में तो नहीं आते होंगे, यहाँ उन्हें क्या काम हो सकता है? वो तो उस गांव में जाते होंगे ना जहां अपनी दोस्त से मिलने के लिए उनकी सहेली, लेकिन यहां पर वो क्यों आते होंगे? ये एक बड़ा सवाल था। पुलिस वालों ने इसकी तफ्तीश करना भी सही नहीं समझा, लेकिन मुझे कुछ गड़बड़ की बू आ रही थी। इसीलिए मैंने अपने पिता को कहा, पिताजी आप दिन के वक्त दुकान को देख लिया करेंगे, मैं बस दोपहर के वक्त आ जाया करूँगा, मुझे बस ज़रूरी काम है। हमारी मिठाई की दुकान है और मेरे भैया मिठाई की दुकान को सुबह सुबह खोल लिया करते थे।
मुझे तो नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी लगा करती थी और मैं सोचा करता था, भैया दुकान चला ही लेते हैं, मेरे बैठने की कोई खास ज़रूरत नहीं है। हमें कभी भी पैसों की कमी महसूस नहीं हुई। माना इतने भी रुपए नहीं कमाया करते थे, लेकिन फिर भी घर का गुजारा हो पाता था। मुखिया की बेटी थोड़ी पैसे वाली थी, इसीलिए हो सकता है भैया पैसे कमाने की ज़्यादा कोशिश कर रहे थे, दुकान पर काम ज़्यादा किया करते। लेकिन पिछले 15 दिनों से सब कुछ बदल गया था। दुकान पर उनका ध्यान कम होता, एकटक लगाए किसी दीवार को देखते रहते, और रात को जब देर से आते तो यही कहा करते थे, जल्द ही हमारी गरीबी दूर होने वाली है। मुझे उस समय ज़रा भी शक नहीं हुआ था, लेकिन अब लग रहा है मेरे भैया कुछ ऐसा कर रहे थे जिससे हमें ढेर सारा धन मिलता, या कुछ ऐसा जो बहुत खतरनाक था। तभी तो वो घबराए घबराए रहते, रात को उन्हें नींद नहीं आती और देर से उठते सुबह के वक्त। काम में ध्यान लग नहीं पाता था। मुझे उस गांव में जाकर पूछना होगा। जो काम पुलिस वालों का है वो मुझे करना होगा। मेरे भैया को दिल का दौरा नहीं पड़ा है, किसी ने तो मेरे भैया को मारा है और मुझे इस राज से पर्दा उठाना है। शुरुआत मैंने सुबह के वक्त उसी गांव से की। मैं उस गांव में पहुंच गया, लोगों से पूछने लगा, क्या वो मेरे भैया को जानते हैं? यहाँ पर मेरे भैया आया करते थे, क्योंकि हमारी मिठाई की दुकान अच्छी चलती थी, तो कभी कभी डिलीवरी देने के लिए यहाँ पर भी उन्हें आना पड़ता था। तो काफ़ी लोग जान पहचान वाले थे, और मैं ये जानना चाहता था, क्या वो रात के वक्त यहाँ पर आया करते थे? क्या पहले भी वो यहाँ पर आ चुके थे? और कुछ गांव वालों ने बताया कि रात के वक्त यहाँ उन्हें देखा गया। कभी कभी इस तरफ वो घूम रहे होते, किसी से बात कर रहे होते। वहां पर एक पान वाला था, मेरे भैया उस पान वाले के पास जाकर कुछ ना कुछ पूछा करते थे। तो मैं पहुंच गया उस पान वाले के पास, और उस पान वाले ने मेरे भैया के बारे में बहुत कुछ बताया जो मुझे भी पता नहीं था। मेरे भैया यहाँ पर एक खास काम के लिए आया करते थे, लेकिन उन्होंने ये काम के बारे में किसी को नहीं बताया। फिर मैंने उस पान वाले से पूछा कि वो बताते कुछ नहीं थे, लेकिन पूछते तो होगे। उसने बताया वो कंकाल महल के बारे में काफ़ी पूछा करते थे, वही बड़ा सा घर, बड़ी सी हवेली जिसके आगे उनकी लाश मिली है। वैसे भी उसके अंदर जाने की हिम्मत तो किसी की है नहीं, तो तुम्हारे भैया भी उसके अंदर तो गए नहीं होंगे, तो सड़क पर ऐसा क्या हो गया मुझे तो खुद नहीं पता। वो तो तगड़े थे, मेहनत भी बहुत ज़्यादा करते थे। आजकल बीमारियां बहुत ज़्यादा हो गई हैं, पता नहीं लगता कब किसी की ज़िंदगी खत्म हो जाए। वो बातें सुनकर मैंने उस पान वाले से पूछा, कंकाल महल? उस कंकाल महल के अंदर कोई जाना नहीं चाहता, इसका क्या मतलब? पुलिस वालों ने क्या उसके अंदर जाकर तफ्तीश नहीं की? ऐसा तो नहीं किसी ने कुछ खिला दिया हो, या आसपास किसी ने देखा हो मेरे भैया को दिल का दौरा पड़ते हुए? तब उस पान वाले ने कहा, अरे पुलिस वाले पागल हैं क्या जो कंकाल महल के अंदर जाएंगे? कंकाल महल के अंदर जाने की हिम्मत किसी की नहीं है। तुम्हें पता नहीं उसका इतिहास? इतना भयानक पुराना महल जिसकी कहानियां सुनाई जाती हैं बच्चों को डराने के लिए, और उसकी सच्चाई जानने की हिम्मत इस गांव में किसी की नहीं है। तुम एक बार कंकाल महल को देख कर आओ। आसपास तुम्हें कोई घर नजर आता है? कुछ भी ऐसा नजर आता है जहां पर कोई घूम रहा हो? उसके आसपास दिन के वक्त जाने की हिम्मत किसी की नहीं होती, और तुम्हारे बड़े भैया उस तरफ रात के वक्त क्या करने गए होंगे? मैंने कई बार उन्हें मना किया था, उसके बारे में ज़्यादा मत पूछो। धीरे धीरे जब हम किसी चीज़ के बारे में जानने की इच्छा करने लगते हैं तो हमारे अंदर उत्सुकता पैदा होने लगती है, हम और ज़्यादा जानने के लिए उस चीज़ या उस जगह के करीब जाने लगते हैं। मैंने मना किया था, ऐसा तो होना ही था। मुझे उस पान वाले पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन मैं सच भी जानना चाहता था, आखिर वो कंकाल महल का राज क्या है, उसकी कहानी क्या है। लेकिन उस पान वाले के पास धीरे धीरे भीड़ बढ़ चुकी थी, और वो मुझसे बात नहीं करना चाहता था, क्योंकि मैंने थोड़ा उसे गुस्से में कुछ बोल दिया था। वो मुझे जाने के लिए कह रहा, इसलिए मुझे लगा अब उससे तो मैं बात नहीं कर पाऊंगा, लेकिन गांव में किसी और से बात करता हूँ। कोई मेरे बड़े भैया को जानता होगा, वो यहाँ क्यों आते थे उसके बारे में किसी को तो पता होगा। गांव में कुछ लोगों से बात की जिनके घर पर मेरे भैया डिलीवरी देने के लिए आया करते थे। यहाँ पर एक ज़मींदार था,
जिसके घर में 2 महीने पहले शादी थी। मेरे भैया इस शादी को अटेंड करके भी गए थे और मिठाइयाँ लेकर भी यहाँ पर आए थे। कई दिनों तक उनका यहाँ पर आना जाना रहा था। तो मैं पहुँच गया उस जमींदार के घर। जमींदार से मैं बात कर रहा था और उसकी आंखों में भी आंसू थे। जमींदार कह रहा कि तुम्हारे बड़े भैया बड़े अच्छे थे, मेरे अच्छे दोस्त बन चुके थे। मैं जब भी तुम्हारी मिठाई की दुकान पर आता था ना, एक एक करके कुछ मिठाइयाँ तो फ्री में खिलाया करते थे मुझे, बिल्कुल मेरे भाई की तरह ही थे। लेकिन ये घटना पता नहीं कैसे हो गई। अब कहते तो हैं कि वो कंकाल महल के आसपास नहीं फटकना चाहिए, तो वहाँ लाश मिली है। वो वहाँ करने क्या गए थे? कई बार सवाल पूछा करते थे उसके बारे में और मैं मना कर दिया करता था, उसके बारे में बताता नहीं था। मैं कहता था उसके बारे में जब कोई सवाल पूछता है ना, उसका नाम लेने के बाद अपने आप उसकी तरफ कहते हैं लोग खींचने लगते हैं। अब होनी को कौन टाल सकता है बेटे? मैंने उनसे पूछा, मैं उस कंकाल महल के बारे में जानना चाहता हूँ, क्या मुझे पूरा बता सकते हैं आप? देखिए, मना मत कीजिए, मेरे भैया की मौत हुई है, मैं पूरा सच जानना चाहता हूँ। उसने मुझे उस कंकाल महल की कहानी सुनाई। 200 साल पहले उस कंकाल महल को बनवाया गया था बड़े बड़े पत्थरों से। उस कंकाल महल को बनवाया था देवराज ने, जो इस गांव में रहा करता था और वो गांव की तरक्की चाहता था। लेकिन कई आसपास के इलाके में गांव के लोग उसे बहुत ज़्यादा परेशान किया करते थे और यहाँ पर ज़मीन उसे खरीदने देना नहीं चाहते थे। वो ज़्यादा अमीर भी नहीं था, इसीलिए उसे धन की हानि होने लगी। वो उनसे निपटना चाहता था। फिर वो काले जादू का सहारा लेने लगा। तब यह कंकाल महल बना नहीं था। धीरे धीरे वो जादू का सहारा लेता गया। उसके दुश्मन बनना शुरू हो गए और उसके पास ऐसी ताकत थी कि उसके साथ झगड़ा करना भी कोई पसंद नहीं करता था। लेकिन वो था बहुत अच्छा, लोगों की मदद किया करता था। धीरे धीरे वो काली शक्तियां उस पर हावी होने लगी। वो ताकतवर होने लगा और जो आसपास के शाही परिवार थे ना, उसकी मदद लिया करते। बताते कुछ भी नहीं थे कि वो काम क्या करता है, लेकिन सुनने को मिला शाही परिवारों के घर में जितना सोना चांदी रखा था ना, वो देवराज को दे चुके थे सुरक्षा के लिए, क्योंकि देवराज के पास ऐसी ताकतें थीं, ऐसे रहस्य थे, ऐसा जादू था कि कोई उससे कुछ छीन नहीं सकता था, भले ही कोई राजा या सरकार यहाँ पर आ जाती। देवराज ने उस खजाने को संभाल कर रखा, लेकिन काली ताकतें उस पर हावी होने लगी। फिर उसने इस महल को बनवाया था। और तुम्हें पता है इसे कंकाल महल क्यों कहा जाता है? एक बार दीवारों को करीब से देखना, बड़े बड़े पत्थरों से इस महल को बनवाया गया है, लेकिन बीच बीच में हड्डियां भी हैं और माना जाता है कि ये इंसानी हड्डियां हैं। इतनी पुरानी हड्डियां धीरे धीरे गल जाती हैं, हवा के संपर्क में आने के बाद वो राख में बदलने लगती हैं, लेकिन वो हड्डियां अब भी वैसी की वैसी ही हैं। इंसानी हड्डियां और इंसानी हड्डियों से बना महल, सोच सकते हो ऐसी शैतानी जगह पर कौन रह सकता है? देवराज भी अपने इस महल में मरा हुआ पाया गया था। उसके बाद क्या, शाही परिवार ने पूरे गांव को घेर लिया था। कहते हैं यहां से खजाना निकालने की जितनी कोशिशें हुई सब नाकाम रही। उसने वो सोना चांदी कहां पर रखा था किसी को नहीं पता, उसने बताया भी किसी को नहीं था। अचानक वो मारा गया और उसके बाद क्या, गांव में हर किसी को पूछा गया, सजा दी गई, लेकिन शाही परिवार का वो सोना किसी के हाथ नहीं लग सका। फिर क्या, इस कंकाल महल को कब्जाने के लिए शाही परिवार ने कई सुरक्षाकर्मी यहाँ पर रखे, लेकिन जो भी सुरक्षाकर्मी इस कंकाल महल के अंदर जाता वो मारा जाता। समय बदलता गया। वो शाही परिवार अंत में ये मान चुका था कि इस घर के अंदर से, इस महल के अंदर से वो खजाना निकालना असंभव काम है। फिर ये कहानियाँ ऐसे ही चलती चली गई। लेकिन सोच सकते हो, ये कंकाल महल जो दिखने में नया लगता है, 200 साल पुराना है। इसके अंदर कहीं पर हो सकता है खजाना हो, या हो सकता है शाही परिवार ने वो खजाना निकाल लिया, तभी तो उन्होंने इस महल को ऐसे ही छोड़ दिया। जो भी इस खजाने की जानकारी ढूंढने के लिए या इसे भूतिया घर समझकर इसके अंदर जाने की कोशिश करता है, उसके साथ बुरा होता है, वो मरा हुआ पाया जाता है। और तुम्हारे भैया के साथ जो हुआ है, अगर वो घर के सामने थे, हो सकता है किसी भूत प्रेत ने उन पर हमला किया हो,
जैसा कि कंकाल महल में मौजूद हैं तरह तरह के भूत, तरह तरह के पिशाच जो किसी को भी मार सकते हैं। जमींदार की ये बातें सुनकर मुझे बड़ा अजीब लग रहा था। क्या ऐसा हो सकता है? मैं भूतों प्रेतों पर यकीन नहीं कर रहा था, लेकिन ये कहानियां 2-3 और लोगों से सुनने को मिली। मेरे भैया को क्या दिल का दौरा तभी पड़ा होगा क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा देख लिया होगा जो उस कंकाल महल से जुड़ा हुआ है। कोई भूत, कोई खतरनाक चीज कि उन्हें दिल का दौरा पड़ गया डर के मारे, या किसी ने मेरे भैया को मारा है। उस कंकाल महल की कहानियों की आड़ में सच का पता तो लगाना होगा। उस रात अपने घर में मैं जमींदार की बातें, उस पान वाले की बातें और गांव में कुछ और लोगों से जो बात की थी उसके बारे में सोचता जा रहा था। फिर भैया की बातें भी याद आने लगी। पिछले 15 दिनों से वो रात के वक्त कहीं जाया करते थे। चलो मान लेते हैं वो उस गांव में जाया करते थे। वहां जाकर करते क्या थे? वो ये भी कहते थे कि जल्द ही हम सब मुसीबतों से बाहर आने वाले हैं, धन की दोबारा कमी नहीं होगी। ऐसा वो क्यों कहा करते थे? अब मैं किसी और से बात करूं तो किससे करूं? मेरे भैया के करीब कौन था? मैं ही था। अरे नहीं नहीं, मुखिया की बेटी। मुखिया की बेटी के साथ मेरे भैया के रिश्ते थे। मेरे भैया उससे मिलने के लिए छिप छिप कर जाया करते थे। मैं भी उसे भाभी कहा करता था, लेकिन सिर्फ एक बार मिल पाया। अगर मैं उनसे मिलूं, उनसे बात करूं, दुख तो उन्हें भी होगा भैया का, लेकिन वो किसी को बता भी नहीं पा रही होंगी। एक बार मिलकर आता हूं। मैंने मुखिया की बेटी को संदेश भिजवाया और वो मुझसे मिलने के लिए आई। पास के गांव में मेला लगा हुआ था। सहेलियों के साथ मेले में घूमने के लिए वो आई थी। मैं एक तरफ उन्हें लेकर आया और जैसा मैं हर बार कहा करता था, उनका नाम नहीं लेता था, भाभी कहता था। और ये बात सुनकर वो फूट फूट कर रोने लगी। फिर कहने लगी, दोबारा मुझे ये मत कहना। देखो, तुम्हारे भैया बहुत अच्छे इंसान थे। अगर वो जिंदा होते तो मैं उन्हें कभी नहीं छोड़ते, पूरी जिंदगी उनके साथ निभाती। लेकिन ये कैसे हो गया? अब होनी को कैसे टाला जा सकता है? मैंने उनके साथ अपने दुख बांटे कि मैं भी कितने कष्ट में हूँ। उन्होंने भी अपने प्यार की बातें बताई, लेकिन अब किया कुछ नहीं जा सकता था। फिर मैंने उनसे सवाल पूछने शुरू किए। मेरे भैया पिछले 15 दिनों से ना उस गांव में जा रहे थे। मुझे लग रहा था कि वो आपसे मिलने के लिए आते हैं। क्या सच में वो आपसे मिलने के लिए आया करते थे? उन्होंने कहा, नहीं, रात के वक्त वो मुझसे मिलने नहीं आते थे, क्योंकि हमेशा दिन के वक्त ही मिला करते, और वैसे भी रात को मैं घर से बाहर नहीं निकल सकती थी। मेरे पिता को भी थोड़ा थोड़ा शक होने लगा था। लेकिन तुम्हारे भैया अच्छे इंसान थे, तो मेरे पिता कहा करते कि मिलने नहीं जाना है, जब शादी की बात अगर करनी हो तो मैं खुद करूँगा। तो मेरे पिता आपके घर आने की सोच ही रहे थे, लेकिन वो कह रहे अभी समय है, दुकान थोड़ी बड़ी हो जाने दो। अब पिता भी बेटी के बारे में सोच रहे थे। लेकिन पिछले 15 दिनों से रात के वक्त वो जाया तो करते थे कहीं ना कहीं। मुझे जब वो मिले थे यही कह रहे थे कि बस जल्द ही सारे कष्ट दूर होने वाले हैं, और तुम्हारे पिता मना कर ही नहीं सकते। हमारे पास इतना पैसा होगा कि कोई मना नहीं कर पाएगा। मैं उनकी ये बातें सुनकर हैरान था। मैंने उनसे पूछा, तो मेरे भैया क्या करने वाले थे जिससे इतने ज्यादा रुपए उनके पास आते? उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता, वो बताया नहीं करते थे। कहते थे जब आ जाएंगे मैं फिर बताऊंगा। लेकिन काम बहुत खतरनाक है, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं है जो गैर कानूनी हो। सब कुछ सही है, किसी का बुरा नहीं होगा, लेकिन कठिन बहुत है काम। उन्होंने मुझे इतना सब कुछ बताया। ये भी पता लग गया था कि मेरे भैया उस गांव में कभी कभी जरूर जाया करते थे। उनसे मिलने नहीं आते थे तो यकीनन उस गांव में ही जाते थे। रात को वो किससे मिलते थे? क्या वो उस कंकाल महल में जाते थे? क्या उन्हें भी शक था कि कंकाल महल में वो खजाना हो सकता है? क्या वो उसे ढूंढने के लिए जाते थे? रात के वक्त जाना होगा उस गांव में, जानना होगा लोगों से, क्योंकि दिन के वक्त गर्मी के कारण लोग घरों से बाहर कम ही थे। रात को घूम रहे होंगे। और मेरे भैया कहाँ पर रुका करते थे? मैंने पूछा था किस पेड़ के आसपास वो बैठा करते थे, कौन से नए दोस्त बनाए थे उन्होंने। वो मिले नहीं, हो सकता है रात के वक्त मिले। तो मैं रात के वक्त उस गांव में गया था। सच बताऊं, पहली बार देखा इतना बड़ा पुराना महल बना हुआ है।
आसपास कोई घर नहीं। दूर से मैं देख पा रहा था, आसपास के खेतों पर कोई खेती तक नहीं करता था। पेड़ लगे हुए थे, जमीन बंजर खाली। उस तरफ जाना कोई पसंद तक नहीं करता। इसीलिए गांव के बिल्कुल अधर में कुछ लोगों से मिला जो मेरे भैया के अच्छे दोस्त थे, और रात के वक्त वो कहते कि तुम्हारे भैया यहां पर कभी कभी आया करते थे ताश खेलने के लिए। उनमें से हर एक से अकेले अकेले में मैंने बात की, और उनमें से एक दोस्त ने कहा, देखो मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, तुम मेरे दोस्त के छोटे भाई हो, लेकिन ये बात किसी को मत बताना कि मुझे पता है। मैंने तुम्हारे भाई को ना उस कंकाल महल की दीवार को फांदते हुए देखा था। मैं किसी को बताना नहीं चाहता था, क्योंकि उस कंकाल महल में कुछ ऐसा होता है जिस पर कोई यकीन नहीं करता। हो सकता है मैं तुम्हारे भाई पर इल्ज़ाम लगा देता, मेरा अच्छा दोस्त था, फिर गांव वाले तुम्हारे भाई को इस गांव में घुसने नहीं देते, क्योंकि कंकाल महल में कहते हैं भूत प्रेत बहुत कुछ ऐसा रहता है। हो सकता है मुझे भ्रम दिखाया गया हो ताकि तुम्हारे भाई को मैं दूर भगा पाऊं। जो भूत प्रेत होते हैं बुरे होते हैं, इसीलिए यह बात मैंने किसी को नहीं बताई। लेकिन यह भी तो हो सकता है सच में तुम्हारा भाई कंकाल महल के अंदर जाता हो, कंकाल महल से बाहर आता हो। उस रात मैंने शराब बहुत ज़्यादा पी हुई थी, लेकिन वो 10 बजे पी थी। जब मैं 12 बजे यहाँ पर घूमने के लिए आया, कभी कभी मैं यहाँ गालियाँ निकाला करता था कि आओ मुझे नुकसान पहुँचा कर दिखाओ, लेकिन मैं उस कंकाल महल के करीब नहीं जाता था। तब मैंने तुम्हारे भाई को देखा था दीवार फांदते हुए। ये भी हो सकता है मुझे ज़्यादा शराब चढ़ी हो, ये भी हो सकता है किसी भूत ने भ्रम दिखाया हो, ये भी हो सकता है सच में तुम्हारा भाई उस कंकाल महल के अंदर जाता हो फिर बाहर आता हो। कुछ ना कुछ तो तुम्हारा भाई कर रहा था। बस इतना काफ़ी था ये जानने के लिए। मेरे भैया उस कंकाल महल के अंदर तो गए थे, यकीनन वो खजाने को ढूंढने के लिए गए होंगे, और उनके साथ जो हुआ वो किसी भूत प्रेत या शैतानी ताकत का काम था, या किसी ने मेरे भैया के साथ कुछ किया है, यह जानने के लिए मुझे भी कंकाल महल के अंदर तो जाना होगा। रात का वक्त था, 10 बज चुके थे। ज्यादातर लोग गांव में ही थे और घरों के अंदर ही थे। कंकाल महल के पास मैं पहुंचा था। अंधेरा काफी ज्यादा था, चांद की रोशनी में थोड़ा थोड़ा नजर आ रहा। आगे लगा हुआ वो बड़ा गेट जिसे फांदने में मुझे ज्यादा परेशानी नहीं होती, लेकिन डर इस चीज का था अंदर चला जाऊंगा कुछ देख नहीं पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास रोशनी के लिए कुछ नहीं था। अगले दिन पूरी तैयारी करके दिन के वक्त मैंने देखा कंकाल महल के अंदर कैसे घुसा जा सकता है। आगे वाले गेट से निकलूंगा, नीचे छोटी सी जगह है, फांदने की जरूरत नहीं। आगे काफी झाड़ियां लगी हुई हैं, कंकाल महल काफी पीछे है। आगे गार्डन के लिए जगह छोड़ी गई थी। एक पुराना फव्वारा भी लगाया गया था जो अब टूट फूट चुका था। बड़े बड़े पेड़ लगे हुए, बड़ी बड़ी बेलें जो उन पेड़ों के ऊपर चढ़ी हुई थी। दृश्य डरावना था, इसी के साथ खतरनाक भी था। हो सकता है इन झाड़ियों में बहुत ज्यादा सांप हो, इसीलिए मुझे जूते ऊंचे वाले पहनने होंगे। लालटेन बड़े वाली रखनी होगी ताकि हवा के कारण बुझ ना जाए या गिरने पर बंद ना हो जाए। एक छोटी टॉर्च भी लेकर आऊंगा, हो सकता है इमरजेंसी में मुझे उसकी ज़रूरत पड़े। बाकी और कुछ ले जाने की ज़रूरत तो नहीं होगी। भूत प्रेतों पर तो मैं यकीन नहीं करता। रात के वक्त 11 बजे, जब पूरी तरह से उस गांव में सन्नाटा था, मुझे उस तरफ जाते हुए किसी ने नहीं देखा था। गेट के नीचे से निकला था मैं, झाड़ियों के बीच से निकल रहा तो झाड़ियों के अंदर सरकने की आवाज़ ऐसा महसूस करवा रही थी कि सांप रेंग रहे होंगे। लेकिन जूते मोटे वाले और ऊंचे पहने थे, सांप काटते भी तो मुझे जहर का असर नहीं होता। मैं आगे वाले उस दरवाजे तक पहुंचा जो लकड़ी का दरवाज़ा था और इतना मोटा कि उसे हिलाने पर भी खोला नहीं जा सकता था, लेकिन मुझे उसे खोलना था। धक्का दिया मैंने। पीछे मिट्टी बहुत ज़्यादा थी, पत्थर का बना हुआ 200 साल पुराना ये महल। यकीन कीजिए छतें अब भी सही सलामत थीं और अंदर रखा हुआ पुराना नया सामान वैसा का वैसा। देखता रह गया मैं। पुराने से पुराना सामान था, घुन से खराब नहीं हुआ था।
दीवारों पर पुराने फ्रेम लगे हुए लकड़ी के, अब भी वैसे, भले ही चमक जा चुकी थी लेकिन अब भी वैसे। मिट्टी बहुत ज्यादा थी जिस कारण दरवाजा खोला नहीं जा सकता था, लेकिन धक्का देकर खोला मैंने। बारिश का पानी थोड़ा थोड़ा अंदर सीलन कर चुका था। इधर उधर देखता गया। मिट्टी इतनी भी ज्यादा नहीं थी। समय समय पर इसकी सफाई तो करवाई जाती होगी। वो शाही परिवार अब भी लगता है इसकी सालों बाद सफाई तो करवाता होगा, वरना इतना पुराना घर मिट्टी से सराबोर हो जाता। इतनी मिट्टी नहीं थी। पैरों के निशान मेरे छप रहे थे। यहां पर और पैरों के निशान नहीं थे। ये इस बात का सबूत था कि मेरे सिवा लंबे समय से शायद इस तरफ कोई नहीं आया होगा, लेकिन मुझे झूठा साबित कर दिया। पास की एक खिड़की के पास पैरों के निशान देख मैं हैरान। जब करीब से देखा, इन जूते के निशानों को पहचानता था। बड़े भैया, यानी भैया इस कंकाल महल के अंदर आए थे। ये उनके जूतों के निशान हैं। यही पहनकर रात के वक्त वो आया करते थे। पैरों के काफी निशान थे। एक दो निशानों से मैं पहचान पाया, ये वही होंगे। अंदर तो वो आते होंगे, मिट्टी में ये निशान है। तो यहां वो क्या करते होंगे? देखता हूं। कमरे बहुत ज्यादा थे। एक एक करके उन कमरों को मैं देख रहा। अचानक कुछ गिरने की आवाज आई। एक कमरे में रखा कोई बर्तन गिरा होगा। नीचे गिरा तो हल्की सी आवाज। जब मैं देखने के लिए गया, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। ऐसा दृश्य मैं देखूंगा मुझे यकीन नहीं था। मैंने एक ऐसे इंसान को देखा जिसके पैर नहीं थे। वो जमीन पर नहीं चल रहा था, वो उड़ रहा था, जैसे काला चोला हो। उसने उस बर्तन को गिराया, क्योंकि उस बर्तन को पहले मैंने छुआ। जिस तरफ वो बर्तन रखा हुआ था मैंने हिलाकर थोड़ा दूसरी तरफ रखा। मुझे लगा ये सोना तो नहीं, वो पीतल थी। क्योंकि अलग जगह रखा तो वो बर्तन नीचे गिरा था। लेकिन वो जो भी था, काले चोले में बिना पैरों वाला, उसके निशान भी इसीलिए नहीं बन रहे। वो सीढ़ियों से ऊपर चला गया। मेरी सांस रुकी हुई थी, लेकिन मैं इतना जानता था, मेरे बड़े भैया भूतों पर यकीन करते थे। मैं नहीं करता था। मैं गलत साबित हुआ, लेकिन मेरे बड़े भैया ना मुझसे ज्यादा हिम्मत वाले थे। इसे देखकर डरा जरूर हूं, लेकिन दिल का दौरा नहीं पड़ सकता मुझे। मेरे भैया को दिल का दौरा कैसे पड़ गया? ऐसे किसी ताकत से वो डरने वाले नहीं। मैं चुपचाप उस कंकाल महल से बाहर आ चुका था। अब मैं जानता था इसमें वो रहस्य भी छिपे हुए हैं जिस पर मैं यकीन नहीं करता था। तो पहले मुझे पूरी सच्चाई जाननी होगी। अगले दिन मैंने गांव वालों से सभी तरह की कहानियां सुनना शुरू कर दिया। ना सिर्फ इस गांव में, आसपास के गांवों से भी मैंने जाना। ढूंढने लगा उस कहानी के बारे में जो पूरी सच हो। कंकाल महल, 200 साल पहले बना हुआ वो महल जिसमें खजाने को छिपाया गया, और देवराज जो कि एक बहुत बड़ा जादूगर बन चुका था। काले जादू का वो इस्तेमाल करने लगा था, लेकिन उसी काले जादू के कारण वो मारा गया। यकीनन मेरे बड़े भैया उस खजाने को ढूंढने के लिए यहां पर आते होंगे, लेकिन उन्हें इतना यकीन कैसे था कि यह खजाना उन्हें मिल ही जाएगा? जैसे वो बातें किया करते थे उससे तो ऐसा लग रहा था कि वो पता कर चुके हैं वो खजाना कहां पर है। अगर ऐसा था तो उन्होंने किसी को बताया नहीं। गांव वालों से कहानियां सुनी, और कुछ गांव वालों से मैंने एक अलग कहानी भी सुनी जिसके अनुसार कंकाल महल ये है ही नहीं। कंकाल महल कहीं और बनाया गया था, और इस कंकाल महल में, जो कि झूठा है, एक रास्ता है असली कंकाल महल में जाने का। अगर ऐसा है तो वो रास्ता क्या इसके अंदर होगा? कोई तहखाना है या पीछे कोई रास्ता है? आसपास तो हर जगह खाली ही है, तो वो असली वाला कंकाल महल कहाँ हो सकता है? एक बार दोबारा मुझे उस कंकाल महल के अंदर जाना होगा, उस रास्ते को ढूंढना होगा। लेकिन मेरे बड़े भैया के साथ जो हुआ है वो बहुत बुरा हुआ है। मैं नहीं चाहता मेरे साथ कुछ ऐसा हो, तो मुझे जानकारी जुटानी होगी कि इस कंकाल महल में वो क्या चीज़ घूमती है जो रात को मुझे नजर आई थी।
इसके लिए मैंने कुछ ऐसे लोगों की मदद ली जो पास के गांव में रहते थे। शमशान घाट में रहने वाले कुछ तांत्रिक जिनसे मैंने जानकारी जुटाई और उन्होंने मुझे बताया ये पिशाच होते हैं जिनके पैर नहीं होते, वो हवा में उड़ रहे होते हैं, लेकिन इन्हें अर्ध पिशाच कहा जाता है और ये शरीर से जान को खींच सकते हैं, लेकिन दिल का दौरा कभी इनके कारण नहीं पड़ सकता। ये आपको स्थिर कर देते हैं जैसे एक पत्थर हो, और पूरी रात आप पत्थर की तरह रहेंगे, तो अगर वो आपको मारना चाहें तो मार सकते हैं, और दिन के वक्त आपकी लाश मिलेगी लेकिन बहुत ज़्यादा जख्मी। तो उसने ये काम नहीं किया। मेरे बड़े भैया पिशाच के कारण तो नहीं मारे गए थे, तो किस कारण मारे गए? मुझे खजाने से कोई खास मतलब नहीं, मुझे मेरे भैया के कातिल से मतलब था। मैं दोबारा अब उसी जगह जाना चाहता था। मैंने उस पिशाच से बचने का तरीका ढूंढ लिया। जंग लगा हुआ लोहा, उसकी एक चेन गले में लपेट ली। जैसा कि उस तांत्रिक ने बताया था, पिशाच जंग लगी हुई चीज़ों के करीब नहीं आते, दूर रहना पसंद करते हैं। और रात को कंकाल महल में मैंने ऐसी ही जंग लगी हुई चेन गले में डालकर ढूंढना शुरू कर दिया उस जगह को जहां से असली कंकाल महल जाया जा सके। कहाँ होगा वो रास्ता? लेकिन मुझे शक भी था। ये 200 साल तक टिका हुआ है, लेकिन जो असली कंकाल महल है क्या 200 साल टिका होगा? ऐसा तो नहीं आसपास कोई और घर था जो उसका असली कंकाल महल था, जिसे तोड़ दिया गया और अब मैं उसे कभी ढूंढ नहीं पाऊंगा। अगर ऐसा हुआ फिर मैं घर में ढूंढने लगा और मुझे वो बिना पैरों वाला पिशाच नजर आया। दरवाजा बंद था। चाबी वाली जगह से मैंने देखा अंदर से हल्की सी आवाज आ रही थी। झांका तो उड़ता हुआ वो पिशाच मुझे नजर आया, लेकिन अब वो सीधा दरवाजे की तरफ आया और जिस छेद से अंदर मैं देख रहा था उसी छेद में उसने आंख लगा ली। मैं डर गया, मैं पीछे गिरा। उसने इतने में दरवाजा खोला, लेकिन जंग लगी हुई चेन जो मैंने गले में लपेटी हुई थी उसी कारण अपने आप वो कुछ फुट पीछे चला गया। फिर दोबारा सीढ़ियां चढ़कर ऊपर। मैं उससे बच चुका था, यानी इस पिशाच से मैं सुरक्षित हूं। अब मुझे पूरी रात वो जगह ढूंढनी है जहां से मैं असली कंकाल महल पहुंच सकता हूं। ढूंढने लगा। ये एक राज था जो पूरी रात ढूंढने की मैं कोशिश करता रहा, लेकिन मुझे वो जगह नहीं मिली, वो रास्ता नहीं मिला। दूसरी रात मैं फिर से आया था, फिर से वैसा ही हुआ। मैं ढूंढ ही नहीं पाया। मैं उस तांत्रिक के पास भी गया था, लेकिन उस तांत्रिक के पास इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। वो मुझे ही ढूंढना था। गांव वालों से पूछा, किसी कहानी में कोई क्लू ढूंढने की कोशिश की, कुछ नहीं मिला मुझे। मैं दोबारा उसी कंकाल महल में गया। इस बार अपना दिमाग पूरी तरह से खाली रखा हुआ था। मैं धीरे धीरे एक एक चीज को हाथ में पकड़कर देखने लगा था। फिर मैं रसोई में गया। पुरानी सी ये रसोई, और यहां पर सबसे ज्यादा मिट्टी थी। ये ज्यादा पुरानी मिट्टी नहीं थी, जैसे कहीं पर कुछ खोदा गया हो और यहां सबसे ज्यादा मिट्टी डाली गई हो। तो यहां कुछ समय पहले ही खोदा गया होगा जो ये मिट्टी यहां पर है। तो खोदा कहां पर गया है ये देखने के लिए मैं उस रसोई में हर एक दीवार पर हाथ लगाकर देखने लगा, और सामने मुझे पुराना चूल्हा नजर आया। वो चूल्हा साधारण नहीं, एक बड़ी भट्टी के समान था। उसके अंदर की राख को हाथ लगाकर देख रहा तो उसमें भी बहुत ज्यादा मिट्टी और गीली मिट्टी। ये गीली मिट्टी कहीं से निकाली गई होगी जो यहाँ पर इतनी ज़्यादा है। हाथ लगाता गया और उस भट्टी के पीछे ज़्यादा जोर लगाने के कारण पीछे वाली दीवार थोड़ी और पीछे की तरफ हो गई। इतनी आसानी से दीवार को धकेला जा सकता है, या भट्टी के पीछे वो दीवार है ही नहीं बल्कि वो कोई दरवाज़ा है। जोर लगाया मैंने, उस दरवाजे को धकेल कर पीछे कर दिया और मुझे एक रास्ता नजर आया। सीढ़ियां बनी हुई थी लोहे की, छोटा सा रास्ता नीचे जाने के लिए। उन लोहे की सीढ़ियों पर पैर फंसाते फंसाते मैं नीचे पहुंचा
और एक सुरंग तक पहुंच गया। अब मैं जान पाया, मेरे भैया यहाँ तक पहुंचे होंगे और ऊपर जो मिट्टी है गीली वाली, उसे मेरे भैया ने निकाला होगा, ढूंढा होगा। उस भट्टी के अंदर रास्ता है जो कोई और ढूंढ नहीं पाया। मैंने ऊपर घिसटते हुए उस दीवार को दोबारा देखा जो वापस अपनी जगह पर आ चुकी थी। वो दरवाज़ा ऊपर से बंद हो चुका था। मैं ऊपर जाकर उसे खोलना चाहता था, लेकिन वो खुल नहीं पा रहा। मैं धकेल रहा, वो घिसट कर वापस अपनी जगह पर आ गया। तो मैं उसे ऊपर तो उठा नहीं सकता था क्योंकि मैं तो नीचे था। तो मैं उसे खोलता तो कैसे खोलता? डर के मारे मेरा बुरा हाल हो रहा था। मुझे उस दरवाजे को खोलना था। हो सकता है यहां से बाहर निकलने का कोई और रास्ता हो, तो मुझे उस रास्ते को ढूंढना होगा। मैं लोहे वाली उस सीढ़ी से उतरकर नीचे पहुंचा और साथ में मुझे ऊपर जाने की एक और सीढ़ी नजर आई। मैं उस सीढ़ी पर चढ़कर जब ऊपर पहुंचा, मैं उस दीवार की दूसरी तरफ था, तो उसे खींचकर एक तरफ किया जा सकता था। ऐसे वो रास्ता खुल सकता था। मुझे खुशी हुई, बाहर निकलने का रास्ता पता चल गया। अब मुझे यहाँ ढूंढना है, क्या वो खजाना मौजूद है और क्या वो यहाँ पर है जिसने मेरे भैया को मारा। उस पिशाच ने तो ऐसा किया नहीं होगा। ये पुरानी ईंटों से बनी हुई सुरंग थी। काले रंग की ईंटें, पत्थर को तराश कर उन्हें ईंटों का आकार दिया गया और फिर यहाँ पर लगाया गया। काले रंग की सुरंग थी। चाहे मैं लालटेन में जितनी भी आग तेज करता, यहाँ पर मुझे ज़्यादा दूर तक कुछ नज़र आ ही नहीं रहा था। नीचे थोड़ी थोड़ी सीलन भी थी। चलते चलते मैं आगे पहुँचा तो सरकने की आवाज़ें आने लगी। मुझे लगा ये सरकने की आवाज़ें चूहों की होंगी, क्योंकि ऐसी सुरंगों में या गुफाओं में ज़्यादातर चूहे या सांप ही होते हैं। हो सकता है बिच्छू भी हों, लेकिन मैंने बड़े वाले जूते पहने हैं इनसे बचने के लिए। धीरे धीरे मैं आगे बढ़ने लगा था और मुझे पता था ये रास्ता यकीनन असली कंकाल महल की तरफ जाता होगा। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। मुझे काफ़ी बिच्छू मिले, काफ़ी सांप मिले, लेकिन एक जगह मिट्टी हिल रही थी, उसके नीचे कुछ था। मुझे लगा ये चूहा होगा या सांप होगा, मैं उस पर पैर नहीं रखूंगा। उससे बचते हुए मैंने एक पैर आगे रखा, लेकिन वो कोई सांप नहीं था, वो कोई चूहा नहीं था। वो एक हाथ था जो ज़मीन से निकला और उसने मेरे पैर को पकड़ लिया। मैं उससे अपने पैर को छुड़ा नहीं पा रहा था और इधर उधर से और भी कई हाथ निकले जो मुझे पकड़ना चाहते थे। मैंने अपने जूते को त्याग दिया, उससे अपने पैर को निकाला और वो कितने हाथ थे, लगभग आगे 5 फुट तक। वो कई बाजुएं, कई हाथ जिनके बड़े बड़े नाखून थे, वो मेरे जूते को फाड़ चुके थे। मैं समझ चुका, अगर मैं आगे पहुंचा होता, उनके बीच होता, तो वो मुझे अब तक मार चुके होते। मैंने कई कोशिशें की, लेकिन उनसे आगे निकलना बहुत मुश्किल था। वो जैसे इंसानी बाजुएं ही थीं, लेकिन बड़ी तगड़ी थी। उन्हें दर्द भी नहीं होता, चाहे मैं पत्थर से कुचलने की कोशिश करूं, लेकिन उन्हें ना तो दर्द होता, ना वो रुकते। वो तो पत्थर को भी अंगूठे से घोंट कर बिल्कुल बारीक मिट्टी बना देते। लगभग 40 बाजुएं थी और उनसे बचकर मैं इस सुरंग में आगे नहीं बढ़ सकता था। इसीलिए मुझे आगे बढ़ने के लिए कोई तरकीब का इस्तेमाल करना होगा। मैंने अपनी लालटेन से आग जलाई, अपने कपड़ों को उतारा और उसे आग में झोंक कर आगे की तरफ उन कपड़ों को फेंका। आग से भी वो जल नहीं रहे थे, इसीलिए मैंने जितनी भी कोशिश की, वो मुझे आगे निकलने देना नहीं चाहते थे। तो मुझे पीछे वापस जाना सही लगा, लेकिन मैं वापस जरूर आऊंगा, किसी न किसी तरीके को सीखकर। मैं दोबारा कंकाल महल के अंदर था, लेकिन तभी मुझे ध्यान आया, जब मैंने नीचे कपड़े उतारे थे ना, जंग लगी उस चेन को भी नीचे ही उतार दिया था। बस फिर क्या, वो प्रेत जब मेरे पीछे पड़ चुका था, एक खिड़की को तोड़कर मुझे बाहर छलांग लगानी पड़ी। वो खिड़की से बाहर नहीं आया, वो जैसे उस घर तक सीमित था। चलकर
मैं उस कंकाल महल के आगे वाली दीवार से बाहर निकला था। जहां मेरे भाई की लाश मिली थी, मैं वहीं पर खड़ा था और सोच रहा था, यहां आकर मेरे भैया को किसने मारा होगा। लेकिन वो हाथ तो नीचे ही मार देते, यानी मेरे भैया उनसे भी आगे निकले थे। मुझे उनसे आगे निकलना होगा, मुझे जानना होगा। उसके बाद मैं दोबारा उन तांत्रिकों के पास पहुंचा। जाना मैंने उनसे। जब कोई शाप के कारण मारा जाता है ना, जिस शाप से उनकी मृत्यु हुई होती है, उन्हीं से उनका जुड़ाव हो जाता है, उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलती। तो ऐसे हाथ अगर कहीं पर नजर आए, समझो वो जमीन, वो दीवारें शापित हैं और उनकी मौत वहां पर हुई है, तो उन दीवारों ने उनके शरीर को निगल लिया, लेकिन उनकी बाजुएं, उनकी आंखें, उनके कान अब भी वहीं पर मौजूद हैं और कोई भी वहां से निकलकर जाने की कोशिश करेगा तो वो जाने नहीं देंगे। मैंने उनसे पूछा, लेकिन मैं उससे आगे जाऊं कैसे? उन्हें पार करने का कोई तो तरीका होगा। उन्होंने बताया, एक तरीका है, वो पानी से डरते हैं। वहां अगर बहुत पानी हो जाए या तुम इतना भीग जाओ कि वो जब भी तुम्हें छुएं उनकी हथेलियां गीली हो जाएं, तो वो तड़पेंगे। इस कारण वो तुम्हें पकड़ने की कोशिश नहीं करेंगे। मैं सोच रहा था वहां तक इतना पानी लेकर कैसे जाऊं, लेकिन तरकीब काम आई। मैंने एक छोटी बाल्टी में पानी भरा, खुद को गीला किया, प्रेत महल के अंदर मैं नहाया, कपड़ों को गीला किया, मोटे कपड़े पहने ताकि उनमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी भर पाए। एक छोटी बाल्टी पानी भरकर मैं नीचे गया। एक गिलास उस बाल्टी में डाला हुआ था। सुरंग के जरिए उन्हीं बाजुओं तक पहुंचा था। वो हथेलियां, वो उंगलियां मुझे निचोड़ने के लिए तैयार थीं। वहीं पर रुके हुए हाथ इंतजार कर रहे थे कि हरकत हो और वो पकड़े। मैंने आगे एक पत्थर को फेंका। एक हाथ ने पत्थर को पकड़ा और इतनी जोर से भींच दिया कि उनकी मिट्टी बना दी। फिर मैंने उस बाल्टी के अंदर से गिलास में पानी भरा और आगे की तरफ छिड़क दिया। दो हाथ ऐसे तड़प रहे थे जैसे उन्हें जलन हो रही हो, और सच में थोड़ा थोड़ा धुआं उठने लगा था। वो इतना तड़प रहे, कुछ कर नहीं पा रहे। मैंने अपने एक कपड़े को उतार कर फेंका जो कि गीला था। उसे जो जो छूता वो हाथ तड़पने लगता, इसीलिए वो उससे दूरी बनाने लगे। अब मैं गीला था और उस बाल्टी को, उस गिलास को खुद के ऊपर डालता डालता मैं उन हाथों के बीच से निकल रहा जो मुझे पकड़ रहे, लेकिन जैसे ही गीले होते मुझे छोड़ देते। सिर्फ 5 फुट की दूरी तय करनी थी, इतने हाथ थे और मैं उनके बीच से निकल चुका था। पानी को मैं छिड़कता गया और बाल्टी में जितना पानी बचा था उसे मैंने आगे रख लिया। समझदारी इसी में थी। इसे पार करने के बाद मुझे वापस भी आना है और ध्यान रखना है वापस आते वक्त मेरे पास इतना पानी हो कि मैं इन्हें रोक पाऊं। उस सुरंग के बिल्कुल अंत में मुझे एक लकड़ी का दरवाज़ा नजर आ रहा था। अब उस दरवाजे के इर्द गिर्द ऐसे पत्थर को उकेरकर आकृति बनाई गई थी जैसे किसी घर की दीवार हो। ये बिल्कुल वो कंकाल महल की तरह बनाया गया था और बीच में लगाया गया था दरवाज़ा। देखने में ऐसा ही लग रहा जैसे असली कंकाल महल ये हो। मैं दरवाजे के पास पहुंचा था, लेकिन वो दरवाज़ा सिर्फ लकड़ी का नहीं बना हुआ था। वो दरवाज़ा अपने आप हिला। उसकी लकड़ी से एक आकार बना, एक इंसानी आकार। धड़ से नीचे वो ज़मीन में समाया हुआ था और ऊपरी हिस्सा मेरे सामने। और हंसते हुए वो कहने लगा, कोई और भी आया है मरने के लिए, अब तुम्हारी मौत भी तय है। मैं उसके सामने खड़ा और मुझे लगा इसे पहले समझूंगा, इससे आगे निकलने का रास्ता भी मैं ढूंढ लूंगा। तो मैंने उससे सवाल पूछा, तुम बताओ, तुम कौन हो? तुम बात कर सकते हो? तुम कोई पिशाच तो लगते नहीं। उसने कहा, मैं पिशाच नहीं हूं, मैं पिशाच से भी ज़्यादा घिनौना हूं। मेरा नाम देवराज है और अगर तुम यहां तक आए हो तो तुम्हें मेरा नाम भी पता होगा। इस खजाने को ढूंढने के लिए सब आते हैं
और मेरा नाम सबको पता होता है। जो जो यहां पर पहुंचा है, कोई जिंदा नहीं बचा है। मैंने वहां खड़े खुद को फंसा हुआ पाया। मैं आगे जाऊं या पीछे जाऊं? जैसे ही मैंने अपने कदम पीछे हटाने की कोशिश की, पीछे पत्थरों की दीवार बन गई। मैं अब पीछे नहीं जा सकता था और सामने से वो कहने लगा, यहां से पीछे जाने का अब कोई रास्ता नहीं है, सिर्फ आगे जाने का रास्ता है। और आगे जाने के लिए तुम्हें मेरे सवालों के जवाब देने होंगे। मैं तुम्हारे दिल के अंदर झांकूंगा, तुम्हारे दिमाग के अंदर झांकूंगा। तुम्हें जिंदा छोड़ना है या नहीं, ये जानूंगा। और अगर मुझे कुछ भी ऐसा लगा तो तुम्हारी मौत तय है। इससे पहले कि मैं कुछ बोल पाता, वो जमीन से निकला, उसने मुझे पकड़ा और वो जमीन से निकला, उसने मुझे पकड़ा और मुझे दीवार में धंसा दिया। मेरा सर बाहर था, बाजुएं बाहर थी, लेकिन मेरी टांगें मिट्टी में जा चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं भी दीवार का हिस्सा बन गया हूं, मैं भी शापित हो गया हूं और जुड़ चुका हूं। मेरी हथेलियां, मेरी बाजू बिल्कुल उन हथेलियों की तरह लग रही, उन बाजुओं की तरह लग रही जिनसे निपटकर अभी मैं यहां पर आया था। मैं घबराया हुआ और तब उसने अपने शरीर से निकलने वाली उन छोटी छोटी लटों को मेरे कानों में धंसाना शुरू कर दिया। मेरी आंखों के सामने ऐसे दृश्य चलने लगे जो बड़े भयानक थे। मैं अपने दिमाग के अंदर था, मैं खुद को महसूस कर पा रहा था। वो मेरी यादों को, मेरी सोच को खंगाल रहा था, टटोल रहा था और मुझे वो मेरे दिमाग के अंदर दिखा। चारों तरफ अंधेरा था, जैसे मैं किसी सपने में हूं। मैं खुद को महसूस कर पा रहा कि मैं दीवार में धंसा हुआ हूं, लेकिन अब मैं आंखें खोल नहीं सकता था। लेकिन वो सपने में भी एक अंधेरी जगह पर मेरे सामने खड़ा, और वो भयानक नहीं लग रहा था, एक साधारण इंसानी शरीर। और तब उसने मुझसे बात की, मैं हूं देवराज और ये संपत्ति मेरी है। जो भी इस संपत्ति को लेने की कोशिश करता है वो यहीं पर दफन हो जाता है। मैं लालच से दूर रहने की नसीहत देता हूं, लेकिन कोई भी लालची इंसान जो यहां पर आया वो जिंदा बचकर नहीं गया। और तुम्हें भी सजा मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भले ही मैं सपने में था, लेकिन मुझे दर्द हो रहा था। वो मुझे एक बाज की तरह नोच रहा था, मेरे शरीर के छोटे छोटे टुकड़े कर रहा था। दर्द तो असहनीय हो रहा था, लेकिन मैं सिर्फ सपने में था। और बीच बीच में मेरी आंख खुलती, मेरे हाथ, मेरा शरीर सलामत होता, लेकिन मैं दीवार में धंसा हुआ। वो बड़ी भयानक सज़ा थी जिसे शायद कोई सहन ना कर पाता। इसके बाद मैं उस दीवार से निकला, इतना सब कुछ सहन करने के बाद, और अपने आप वो दरवाज़ा खुल गया और सामने देवराज, जो उस शैतानी रूप में था, वो ज़मीन के अंदर ही था आधा, लेकिन ऊपरी हिस्सा बाजुएं खोल कर कहने लगा, ये सब तुम्हारा है। एक बड़ी जगह, सोने से भरी हुई इतनी बड़ी जगह जहां हजारों किलो सोना होगा। सिक्के, आभूषण, हीरे जवाहरात वहां पर भरे पड़े थे और उनकी चमक अलग ही थी। मेरी लालटेन की जो रोशनी उन पर पड़ रही और पूरी की पूरी जगह जगमगाने लगी थी। फिर उसने कहा, जो ले जाना चाहते हो तुम ले जा सकते हो। मैं वहीं खड़ा उससे एक ही सवाल कर रहा, मैं इसके लिए नहीं आया हूं। मुझे मेरे भाई की मौत की वजह जाननी है। मेरा भाई क्यों मारा गया? मेरा भाई यहां पर आया था ना, भैया आए थे यहां पर। बताओ मुझे, किसने उन्हें मारा है? मेरी इतनी सी बात सुनकर वो जोर जोर से हंसने लगा था। आखिरकार कोई आ गया जो खजाने के लिए नहीं आया है। मेरी मुक्ति का समय आ गया, लेकिन मेरी मुक्ति तुम्हारे सवाल के जवाब से पहले नहीं होगी। तुम जानना चाहते हो तुम्हारे भाई को किसने मारा?
तो तुम्हारा भाई अपने आप लालच के कारण मरा। उसने मेरे सवालों के जवाब दिए थे। मैंने उसका मस्तिष्क खंगाला था। कोई यहां तक पहुंच गया। लेकिन उसने तुम्हारी तरह किसी सवाल का जवाब नहीं मांगा, बल्कि उसने इस सोने को छुआ। मेरी मर्जी के बगैर इस सोने को छूना श्राप को कबूलने के बराबर था, और उसे भी यहाँ पर हमेशा के लिए कैद होने का श्राप मिला था। उसने मांगा था कि वो एक दिन के लिए घर जाकर वापस आए। मैंने उसे जाने दिया था, क्योंकि एक दिन ही वो बाहर बिता पाता, उसे वापस आना ही पड़ता। लेकिन ये उसकी नियति थी कि वो कैदी नहीं बनता, बल्कि मुक्त हो जाता। इसी कारण उस घबराहट में उसे दिल का दौरा पड़ा और वो मारा गया। किसी ने उसे नहीं मारा, वो कैद होता इस डर से बाहर मारा गया, और मुझे लगता है ये उसकी मुक्ति की सही वजह थी। और तुम लालच के लिए नहीं आए। कोई ऐसा जो लालच के लिए नहीं आता, वही मेरी मुक्ति का रास्ता था। पूरा श्राप अब खत्म हुआ, और ये खजाना मैं तुम्हें सौंपता हूं, बिना किसी श्राप के, बिल्कुल साधारण, जिसे तुम जैसा चाहो वैसा इस्तेमाल कर सकते हो। मैं भी मुक्त हूं, तुम भी मुक्त हो। इतना कहकर वो गायब हो गया। एक धमाके की आवाज आई थी, और उसके बाद मैंने उस सोने को छुआ। लेकिन मुझ में लालसा नहीं थी। मैं अपने भाई की मौत की वजह जानना चाहता था, और मुझे वो वजह पता लगी। मैं उसी रास्ते से आया था। वहां कोई बाजू नहीं, कोई हाथ नहीं जो मुझे पकड़ना चाहता हो। मैं ऊपर भी निकला, और उस कंकाल महल के अंदर कोई पिशाच नहीं था। वो पूरा का पूरा श्राप खत्म हुआ। 1 महीने तक मैं अपने घर में खुशी से ये सोचता रहा कि आखिरकार मैंने सच जान लिया। और फिर अपने भाई का वो सपना पूरा करना मुझे सही लगा। मैं वो हूं जो कंकाल महल में जा सकता है, जो उस रास्ते के बारे में जानता है, जो वहां तक पहुंच सकता है जहां असीम खजाना पड़ा है। और मैं बस ये जानना चाहता हूं, क्या मुझे उसका इस्तेमाल करना चाहिए? ये सवाल मैं आपसे पूछता हूं, और इसका जवाब ज़रूर दीजिएगा। और ये मेरी ज़िंदगी की सबसे भयानक कहानी है। इस पर अपने विचार ज़रूर दीजिएगा। ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर आप इस वीडियो को लाइक करेंगे तो मुझे लगेगा आपको सच में ये कहानी बहुत ज़्यादा पसंद आई है। इंतज़ार रहेगा आपके विचारों का।